वेलकम बैक टू माय चैनल एटीपी स्टडी टाइम। तो चलिए आज मैं कराने वाला हूं आप लोगों का मॉडल एक्टिविटी क्लास 10 और लाइफ साइंस के लिए। ठीक है, तो आज लाइफ साइंस कंप्लीट कराने वाला हूं। तो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसका क्वेश्चन का क्या क्या आंसर है सब बताएंगे हम लोग, जो कि आपको 50 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में देखिए साफ साफ बोला है संबंधित क्रमांक के साथ प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर चुनकर उत्तर को पूर्ण वाक्य में लिखे। तो देखिए ये जैसे क्वेश्चन दिया आपको उसी तरह क्वेश्चन लिखना, फिर इसका आंसर को लिखना है। मैं बताऊं कैसे करना है। ठीक है, पहले देख लेते इसका आंसर क्या है। उस हार्मोन का चयन करें जो पौधे के इंटरनोड के विस्तार के लिए जिम्मेदार है। तो ये क्या हो जाएगा, जिब्रेलिन। जिब्रेलिन तो बीच में पाया जाता है, उसी के बारे में दिया है। तो मैं उतना ज़्यादा डिटेल्स नहीं करूँगा, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं सिर्फ इसका आंसर बताते जा रहा हूँ, आप लोग कॉपी में उतार लीजिएगा। ठीक इस प्रकार से जैसे ये किया हुआ। देखिए पहला आप लोग क्वेश्चन उतारिएगा कि देखिए यहाँ जैसे उस तरह क्वेश्चन उतारना है। उस हार्मोन का चयन करें जो पौधे के इंटरनोड के विस्तार के लिए जिम्मेदार है। क्वेश्चन उतार कर इसका जो आंसर है उत्तर देके आप लोग लिख लीजिएगा जिब्रेलिन। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ, निम्नलिखित कथनों से उस समस्या की पहचान कीजिए जो मायोपिया से संबंधित है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रेटिना के सामने किसी वस्तु की छवि का निर्माण। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। उसी तरह यहाँ से आप क्वेश्चन उतारिएगा और आंसर कॉपी में आपको इस तरह लिखना है जैसे इसमें दिया हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या दिया हुआ है, तय करें कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। ठीक है, तो इसका देखिए 4 ऑप्शन दिया होगा, 4 में से ये जोड़ा सही है, बाकी सब गलत है। तो इसका आंसर होगा डी, ADH। ठीक है, ADH एड्रेनल क्या बोलता है, एड्रेनल हार्मोन को बोलते हैं जो किडनी के ऊपर पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर ये हो गया। ये क्या करता है, पानी और गुर्दे को पुनः अवशोषण के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है 4 नंबर में, मानव शरीर में कपाल नस की संख्या निर्धारित करें। ठीक है, जो मानव का मस्तिष्क जो होता है खोपड़ी में कितने हड्डियां होते हैं उनके बारे में बताया। तो हम लोग जानते हैं क्रोमोसोम में कितना होता है, 12 जोड़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इसमें क्या बोला, पत्तियों की सहायता से प्रकृति में वनस्पतिक रूप से प्रचारित करने वाले पौधे का चयन करें। तो ये हो जाएगा आपको ब्रायोफिल्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सही कारण निर्धारित करें जिसके लिए मेंडल के संकरण प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुनाव किया। तो देखो मेंडल के बारे में तो आप लोगों को पता ही है कि उनका जन्म 1822 ईस्वी में हुआ था और उसे आनुवंशिक का जनक भी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, बाहर से अन्य पात्रों के मिश्रण की संभावना कम है क्योंकि मटर के फूल स्वयं परागण कर रहे हैं। ठीक है, यह मटर के फूल क्या होता है, स्वयं परागण करते हैं। जानते हैं कि हम लोग जैसे मटर का फूल हो गया, गुलाब का फूल हो गया, कुड़हल का फूल, ये सब का होता है स्व परागण करते हैं। अगर आपका ऐसा क्वेश्चन गिर सकता है कि स्व परागण कौन नहीं करता है, तो पपीता का बीज। ठीक है, वो नहीं करते। चलो वो मैटर नहीं करता है। या नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उस जोड़े का चयन करें जो सही नहीं है। तो देखिए इसका भी कुछ ऑप्शन दिया होगा, उसमें से ऑप्शन सी सही है। ठीक है, क्या होगा, प्लाज्मोडियम पूर्ण जनन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ गिनी पिग में ब्लैक एंड स्मूथ फेनोटाइप की अभिव्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन से 2 जीनोटाइप जिम्मेदार है, इसकी पहचान करें। तो देखिए इसका क्वेश्चन कुछ रॉन्ग दिया हुआ है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन के हिसाब से नहीं, यहाँ पर जो आंसर है उसी को आप लिख लीजिए, ये सही जवाब है क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन में प्रिंट है थोड़ा। तो इसका आंसर होगा कैपिटल बी स्मॉल आर और कैपिटल बी स्मॉल आर। ठीक है, जैसे लिखा हुआ वैसे लिखिएगा, जो कैपिटल में वो कैपिटल में लिखिएगा, जो स्मॉल में वो स्मॉल में लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, सामान्य पिता और वर्णध वर्णाध वाहक माता से जन्म लेने वाली वर्धान वर्णांध पुत्रियों की क्या लिखा हुआ, प्रैकिकता ज्ञात कीजिए। तो ये होगा आपका 0%। क्या कि ये बोला सामान्य पिता मतलब नॉर्मल पिता, और वर्णांध मतलब होता है जो अंधे होते। ठीक है, उसके माता पिता से जन्म जो पुत्र चाहे पुत्री होगा वो कितना % होगा, तो 0%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखिए 1 का 9 तक हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं।
अब आएंगे हम लोग 2 का, निम्नलिखित वाक्यों के उचित शब्द के साथ रिक्त स्थान को भरे। तो ठीक है, तो नारियल के पानी डैश हार्मोन में होते हैं। तो नारियल के पानी से हम लोग क्या जानते हैं, तो नारियल का पानी चाहे मक्का का दाना में क्या पाया जाता है, तो साइटोकाइनिन, ठीक है, यह हार्मोन पाया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ आपका देख लीजिएगा। क्वेश्चन में कबूतर के पंख में डैश होते हैं, तो 23 रेमिसेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ आरएनए में होता है, तो आरएनए में क्या होता है, तो न्यूरोसिल थाइमिन का बचाए, ठीक है, बचाए लिखा या बनाए, हाँ बचाए लिखा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये सही लिखिए, लेकिन इसको आप लोग ऐसे लिखिएगा, पहले क्वेश्चन लिखिएगा, तय करिए कि निम्नलिखित कथनों का सही या गलत है, ठीक है। इस तरह करके आपको पहले लिखना होगा 3 का 1, ठीक है। क्वेश्चन पूरा उतार लीजिएगा, लिखिएगा लैंगिक जनन में 2 जनक जीवों की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन उतार कर फिर लिखिएगा सही, ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ पर F लिखा हुआ, क्योंकि यहाँ अलैंगिक होता तब F होता, लेकिन यहाँ लैंगिक बोला है इसलिए ये सही होगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए सेकेंड क्वेश्चन आप पूरा उतारिए फिर आंसर लिखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन में बोला है पुष्पीय पौधे में, ठीक है, बीजांड निषेचन के बाद फल में परिवर्तित हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगा आपका गलत, ठीक है। थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ, किसी जीव की अवलोकनीय विशेषताओं को फिनोटाइप कहा जाता है, तो ये होगा आपका सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जिस तरह बॉक्स बना है आप इस तरह या तो बॉक्स बनाकर इसको मैच कर दीजिएगा, या तो फिर वो मैं जिस तरह बता रहा हूँ उस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको बता देता हूँ ये पहले आप बॉक्स बना लीजिए, या तो फिर आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर 4 का 1 लिखिएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। ब्लाइंड स्पॉट अंदर लोग बोलते हैं, तो वो कहाँ होता है, रेटिना और ऑप्टिक तंत्रिका के, ठीक है, कॉर्नेक्स 1 का बिंदु पर, ठीक है, कॉर्नेक्स बिंदु पर। दूसरा दिया हुआ है आपका 4 का 2 में हो जाएगा आपका क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर किस में पाया जाता है, तो अर्धसूत्री विभाजन में देखा जाता है, ठीक है, क्रॉसिंग या क्रॉस ओवर बोलते हैं। और तीसरा बोला है ग्राफिटिंग, ठीक है। ग्राफिटिंग में क्या हो जाएगा आपको स्टॉक और वंशज, ठीक है, स्टॉक या वंशज, ठीक है, या का लिखा हुआ एस्क्वाइन, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 5 नंबर पर। तो देखिए आप लोगों का ये वीडियो का बहुत ज़्यादा दरकार था, उसी को देखकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और आपको इसी तरह फिजिक्स का भी चाहिए नोट्स, तो मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा, उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बहुत जल्द मैथ का भी अपलोड करने वाला हूँ, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप ही लोगों के लिए वीडियो मैं बना रहा हूँ, नहीं तो मैं इतना मेहनत क्यों करता। चलिए तो आते हैं हम लोग 5 का क्वेश्चन पर। तो देखिए 5 का क्वेश्चन क्या बोला, मानव विकास के किशोर अवस्था चरण की एक महत्वपूर्ण विशेषता का उल्लेख कीजिए, ठीक है। मानव विकास को जानते हो कितने भाग में बांटा गया है, 4 से 5 भाग, कोई 4 बोलते हैं कोई 5 बोलते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा अवस्था है तुम्हारा, किशोर अवस्था। तो इसके बारे में भी अगर चाहोगे तो जान लो। पहला को बोलते हैं प्रसूतिपूर्ण अवस्था, जिसमें गर्भाशय को बोला जाता है, और दूसरा अवस्था को हम लोग बोलते हैं शैशवावस्था, जो जन्म लेते हैं, जन्म से 5 वर्ष, और फिर उसका आता है बाल्य अवस्था को बोलते हैं 5 से 12 वर्ष को, ठीक है, और 6 से 12 वर्ष को बाल्य अवस्था बोलते हैं। और बाल्य अवस्था के बाद आता क्या, किशोर अवस्था, जो कि होता है हमारा 12 से 18 वर्ष, ठीक है। उसके बाद प्रौढ़ावस्था होता है, जो कि 18 से मृत्यु तक चलता है, ठीक है। तो ये उतना आपको डीपली नहीं पढ़ना है, आपको इसका आंसर सिर्फ लिखना मानव विकास के किशोर अवस्था के चरण के बारे में। तो इसका आंसर आप लोग लिख सकते हैं मानव विकास की किशोर अवस्था में विभिन्न शारीरिक हार्मोन क्रियाशील हो जाते हैं और उसे यौनावस्था तक पहुंचाते हैं, ठीक है। ये भी आप लोग लिख सकते हैं, या तो फिर इसमें एक चीज़ और लिख सकते हैं कि मानव विकास का अवस्था कितना होता है, तो 6 से 12 से 18, ठीक है, किशोर अवस्था में, या डायरेक्ट आप इतना शॉर्ट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर थोड़ा रॉन्ग हो गया, यहाँ इसका आप लोग 5 का 2 का थोड़ा यही कर लीजिएगा। देखिए 5 का 2 में क्या बोला, विषम को चुनिए और उसे लिखिए। तो इसमें से कौन सा अलग है, देखिए मटर के हरे रंग के बीज, या मटर में हरे रंग की फली, या गिनी पिग में सफ़ेद कोट का रंग, या गिनी पिग में, ठीक है, चिकने कोट का बनावट।
तो इसका हो जाएगा मटर में हरे रंग की फल्ली, ठीक है, ये आप लोग मार लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखो बोला संबंधित पदों का, ठीक है, संबंधित पदों का एक युग्म नीचे दिया गया है। पहली जोड़ी में संबंध के आधार पर दूसरे जोड़े के अंतराल में उपयुक्त शब्द लिखें। तो इसका ये दिया हुआ है मीटोसिस अनुपात रेडिकल, फिर यहाँ डैश बीजाणु, ठीक है, मातृ कोशिका। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको, तो ये हो जाएगा आपको मियोसिस, ठीक है, मियोसिस के साथ मियोसिस बीजाणु का होता है मातृ कोशिका, तो यहाँ पर आप भर सकते हैं मियोसिस, ठीक है, मियोसिस बीजाणु, ठीक है। अब आया यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है आपका 6 का, ठीक है, वहाँ तक हम लोग 5 कंप्लीट करा दिए। अब हम लोग आ गए किस में, 6 में। तो 6 में देखो क्या बोला, वाक्यों में उत्तर दें, ठीक है, 2 से 3 वाक्यों में उत्तर देने बोला है। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि के बीच भेद करें, ठीक है, अंतर करने बोला। और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए, एक हमको करना है नलिकाओं की उपस्थिति और अनुपस्थिति पर, ठीक है, और दूसरा क्या बोला है उत्पाद स्रावित पर, मैंने इसका 2 अंतर बनाना है, ये दोनों को इंक्लूडेड करके, ठीक है। तो इसको देखिए आप लोग लिख सकते हैं, बुक से भी मिल्स लिख सकते हैं, चाहे यहाँ से भी आप लोग लिख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा, देखिए एक साइड बनाइए, इसको बॉक्स बना लीजिएगा, एक साइड लिखिएगा विशेषता, दूसरा साइड लिखिएगा अंतःस्रावी और तीसरा साइड लिखिएगा बाह्यस्रावी, ठीक है। तो देखो पहला तो बोला है कि नलिका की उपस्थिति और अनुपस्थिति में बताएंगे, तो ये पॉइंट दे देंगे हम लोग विषय में, नलिकाओं की उपस्थिति और अनुपस्थिति। और अंतःस्रावी में हो जाएगा इसमें नलिका, ठीक है, अनुपस्थित होती है, क्योंकि अंतःस्रावी में क्या होता है कि जो हम लोग जो चीज़ होता है वो डायरेक्ट ब्लड में घुलकर जहाँ दरकार पड़ता है वहाँ पहुँच जाता है। लेकिन बाह्यस्रावी के लिए क्या होता है, नलिका की उपस्थिति होना जरूरी है। तो इसमें लिख सकते हैं इसमें नलिका की उपस्थिति होती है, इसमें नलिका की उपस्थिति नहीं होती है। अब देखो इसमें बोला उत्पाद स्रावित, ठीक है, तो यहाँ पर बोला उत्पाद के स्रावित, ठीक है, तो इसमें होगा ये मुख्य रूप से हार्मोन का स्राव करती है, ठीक है, अंतःस्रावी का होता है मुख्य रूप से हार्मोन का स्राव करती है। और ये इसमें लिखा है ये मुख्य रूप से, ठीक है, एंजाइम उत्पन्न करती है। बाह्यस्रावी का होता है एंजाइम उत्पन्न करता है, अब ये हार्मोन को स्रावित करता है, ठीक है। ये हो गया आपका 6 का 1। अब 6 का 2 में क्वेश्चन क्या दिया हुआ आपका, देखिए 6 का 2 में क्वेश्चन दिया हुआ है समसूत्री विभाजन की सबसे लंबी अवस्था के दौरान केंद्रक में होने वाले परिवर्तनों का वर्णन करें, ठीक है। समसूत्री विभाजन के बाद जो केंद्र में सबसे बड़ा जो परिवर्तन था उसके बारे में लिखना है। तो इसका आंसर आप लोग लिख सकते हैं, इसे देख लीजिए, ये हो गया आपका समसूत्री विभाजन की सबसे पहले या सबसे लंबी अवस्था या पूर्व अवस्था के दौरान केंद्र की केंद्रिका लुप्त हो जाती है। पूर्व अवस्था के अंत में केंद्र कला, ठीक है, केंद्र कला छोटी छोटी, ठीक है, पुटिकाओं में टूट जाती है। इन सब के प्रभाव से केंद्र लुप्त हो जाती है, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, देख लीजिए, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ आपका, दिया हुआ है 3rd का। देखो ये बोला है ट्रॉपिक मूवमेंट और नास्टिक मूवमेंट के बीच 2 अंतर का उल्लेख करें। किसके किसके अंतर का उल्लेख करने बोला है, ट्रॉपिक मूवमेंट और नास्टिक मूवमेंट। तो चलिए ट्रॉपिक मूवमेंट और नास्टिक मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए लिखिए लेंगे हम लोग क्या, टॉपिक मूवमेंट। तो देखिए टॉपिक मूवमेंट और नास्टिक मूवमेंट पर क्या हो जाएगा आपका, देखिए टॉपिक मूवमेंट, इस प्रकार की गति उद्दीपन की दिशा पर निर्भर करती है। ट्रॉपिक मूवमेंट में लिखिएगा, नास्टिक मूवमेंट में क्या लिखना है, इस प्रकार की गति उद्दीपन की दिशा पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है। इसमें दूसरा पॉइंट में लिखिएगा आप लोग, इसमें पौधे की गति करने वाले भाग में वृद्धि होती है। और नास्टिक में क्या होता है, इसमें पौधे में वृद्धि नहीं होती है, ठीक है, इसमें वृद्धि होती है, इसमें वृद्धि नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है आपका, टॉपिक हो चुका। अब ये देखिए स्वपरागन के एक लाभ और एक हानि लिखें। स्वपरागन के एक लाभ और एक हानि लिखे। तो चलिए लिखते हैं देखिए तो लिखिएगा आप लोग स्वपरागन के एक लाभ और हानि। तो देखिए लिखिएगा स्वपरागन के लाभ और हानि।
तो एक तरफ हेडिंग दीजिएगा स्वपरागन के लाभ और उसमें लिखिएगा इसमें परागकण, ठीक है, व्यवस्थ नहीं होते हैं, ठीक है, व्यर्थ नहीं होते, सॉरी व्यर्थ लिखा हुआ, इसमें परागकण व्यर्थ नहीं जाते और परागकण की संभावना अधिक होती है, ठीक है, इसमें व्यर्थ नहीं जाता, परागकण की संभावना अधिक होती है। अब इसकी हानि क्या होती है, देखो स्वपरागन की हानि, तो लगातार स्वपरागन से संतति में पीढ़ी दर पीढ़ी कमजोरियां बढ़ती जाती है, ठीक है, मतलब इसको बार बार परागन करोगे तो इसके संतान में पीढ़ी दर पीढ़ी का होगा, कमजोरी बढ़ते चला जाएगा, ठीक है, अच्छे नहीं होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 6 का 4 हो गया है, अब हम लोग करते हैं, आज आप लोगों का ये कंप्लीट हो जाएगा। देखिए 6.5 में क्या बोला आपको, F2 में फेनोटाइपिक, ठीक है, F2 में फेनोटाइपिक अनुपात एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस की पीढ़ी हमेशा 3:1 नहीं हो सकती है, एक उदाहरण की मदद से स्पष्ट करें, ठीक है, ये मेंडल से लिया गया है, तो आप लोग पढ़े होंगे तो पता होगा। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं। तो देखिए इसको लिखिएगा, F1 पीढ़ी की पौधे का जब आपस में प्रजनन कराया गया तब अगली F2 पीढ़ी के पौधे के लंबे और बौने पौधे का अनुपात 3:1 पाया गया, अर्थात कुल पौधे में से 75% पौधे लंबे तथा 25% पौधे बौने, जिसको हम लोग स्मॉल टी हुए, ठीक है। यहाँ लंबे में आप लोग कैपिटल टी भी लिख सकते हैं। अब आगे पढ़ते हैं, लंबे 25% लंबे, ठीक है, 25% पौधे शुद्ध लंबे में क्या होता है, कैपिटल टी तथा से संक्रमण के प्रभाव के गुण टी तथा अप्रभावी गुण स्मॉल टी के मिश्रण थे, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे, इस आधार पर F2 पीढ़ी के पौधे के अनुपात को 1:2:1 अर्थात कैपिटल टी या 2 कैपिटल टी स्मॉल टी तथा यहाँ पर 2 कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब ये 2 बार होता है, एक बार कैपिटल टी एक बार स्मॉल टी, या एक बार स्मॉल टी कैपिटल टी, इसलिए यहाँ पर लिख दिया 2 कैपिटल टी स्मॉल टी तथा स्मॉल टी पौधे के अनुपात को 1:2:1 अर्थात कैपिटल टी, सॉरी रिपीट कर दिए, ठीक है, यहाँ पर देखें, तथा कैपिटल टी से दर्शाया गया। 3:1 के अनुपात को फेनोटाइपिक अनुपात तथा 1:2:1 को जीनोटाइपिक अनुपात कहा गया है, ठीक है, देख लीजिए, ठीक है, आप लोग लिख सकते हैं। चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6.6 का। देखिए 6.6 का बोला है, 6.6 का बोला है, निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर अलैंगिक और लैंगिक, ठीक है, जनन में भेद कीजिए। तो देखिए हमको लिखने बोला है, भेद कीजिए किस पे, एक इसके आधार पर समसूत्री और अर्धसूत्री पर, ठीक है, हमको लैंगिक और अलैंगिक जनन का भेद करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं 6.6 का, ये भी कर चुके हैं। देखिए एक साइड तो आप लोग ऐसे बॉक्स बना लीजिए और लिख लीजिए, एक तरफ लक्षण, दूसरा तरफ अलैंगिक जनन, दूसरा तरफ लैंगिक जनन, ठीक है, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा अच्छा से। चलो यहाँ पर दिया हुआ है समसूत्रण विभाजन, ठीक है, जो कि बोला था समसूत्रण या अर्धसूत्रण पर, तो समसूत्रण विभाजन पर लिखेंगे, इसमें गेमिट का निर्माण नहीं होता है, यह, ठीक है, स्पोर द्वारा या कोशिका विभाजन द्वारा होती है, ठीक है। इसमें देखो, इसमें गेमिट का निर्माण होता है, नर एवं मादा गेमिट के संयोग करने से नए जीव की उत्पत्ति होती है, ठीक है। दूसरा में देखो अर्धसूत्री लिखेंगे, वो समसूत्री था, अब अर्धसूत्री में हम लोग क्या लिखेंगे, अर्धसूत्री विभाजन में लिखेंगे, इस विधि में अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया कभी कभी होती है, ठीक है। और इसमें लिखेंगे लैंगिक जनन में गेमिट का निर्माण होने से पहले अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होती है, ठीक है। आप लोग देख लीजिए पूरा, इसके बाद फोटो लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं, ठीक है, उससे पहले आप लोग लिख लीजिए। चलो हो गया। अब देखिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ बोला है लास्ट 6 का 7 का, रेखा आरेख की सहायता से दिखाइए कि सूक्ष्म प्रवर्धन प्रक्रिया में पौधे कैसे बनते हैं, ठीक है। देखिए आप लोगों को बाहर आवाज़ जरूर सुनाता होगा, आप लोगों के लिए मैं रात को वीडियो बना रहा हूँ जो कि 2 बज चुके हैं, लेकिन क्या करूँ, आप लोगों के बहुत ज़रूरी है। मैंने भी बहुत बार नेट पे चेक किया, अभी तक ऐसी वीडियो कोई नहीं डाला, इसलिए मुझे
डालना पड़ा। चलो आप लोगों का हेल्प हो जाए, वही मैं चाहता हूँ और कुछ नहीं। बस आप लोग शेयर करते रहिए वीडियो को और लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी नेक्स्ट वीडियो में डालने वाला हूँ तो आप लोगों की बहुत हेल्प हो सकती है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है। मैं आधा क्वेश्चन ढक लेता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। चलो देखो 6.7 में बोला था सूक्ष्म प्रवर्धन, तो इसको लिख सकते हैं सूक्ष्म प्रवर्धन की क्रिया। ठीक है, सूक्ष्म प्रवर्धन की क्रिया में आप लोग लिख सकते हैं, देख लीजिए आप लोग, पढ़ देता हूँ एक बार, नहीं समझ में आया हो तो। सूक्ष्म प्रवर्धन की क्रिया में किसी कोशिका ऊतक या अंग को, ठीक है, संवर्धन माध्यम पर वृद्धि कर पौधे प्राप्त किया जाता है। सर्वप्रथम वंचित भाग को संवर्धन माध्यम पर वृद्धि कर कैलाश प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसकी सभी कोशिका समान होती है। इसमें विभिन्न रसायनों के माध्यम से विभेदीकरण कराकर छोटे छोटे पादप प्राप्त करते हैं, जिन्हें पौधाशाला में रोपित कर पौधा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, देखिए ये लास्ट क्वेश्चन तो बोलने के लिए, लेकिन ये एक्चुअली में ये लास्ट क्वेश्चन है नहीं, क्योंकि यहाँ पर बोला निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दे